हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। हेलो आशिया, दीपक, अनन्या, खुशी, प्रियंका, लक्ष्मी, जितेंद्र, अनामिका, अमन, अनुराग, रानू, हरेंद्र, ऐश्वर्या, हरिओम, क्या हाल चाल। आयुष, नम्रा, यशु, क्या हाल है। सेजल, सोनम, काव्यांश, हेलो 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 हेलो। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। एंड तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। हाँ जी, हेलो 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 मोहिनी, हेलो अंकिता, हेलो शिवराज, हेलो हेलो निशांत, दीप्ति, अनुष्का, दिव्यांशी, ऋतिक, सोनम, क्या हाल है। सुमित, सचिन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, तो हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद और आज है हमारे बहुपद का लेक्चर नंबर 6 और इस चैप्टर के एंड की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने बात करी थी हमारे किस चीज के बारे में, हमारा गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय के बारे में बात करी थी हमने पिछली क्लास में। आज की क्लास में हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा वो किस चीज के बारे में रहेगा, एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड किस तरीके से होते हैं इस बारे में। ठीक है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड किस तरीके से होते हैं इस बारे में। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। ठीक है, आज की क्लास में हमने देखो भैया ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास का हमारा मेन टारगेट होगा हमारा गुणनखंड। ठीक है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करके उसके शून्यक निकालना। हमने पिछली क्लास में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई किसी भी बहुपद का अगर तुम्हारे पास गुणनखंड आ जाता है तो गुणनखंड प्रमेय ने बोला है कि भाई अगर तुम्हारे पास गुणनखंड है तुम उसे 0 के बराबर रखोगे, वहां से चर का मान निकालोगे, तो वो जो मान जब आप बहुपद में रखोगे तो आपके पास शेषफल निकल कर आएगा। ठीक है, और अगर वो बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। यानी कि ये जो मान है ये चर का ऐसा मान है जो कि बहुपद को 0 बना रहा है। तो बहुपद को 0 बनाने वाला चर का मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है अल्टीमेटली, कि अगर तुम्हारे पास किसी बहुपद का गुणनखंड निकल कर आ गया तो तुम बड़े आराम से क्या कर सकते हो, उस गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर वहां से चर का मान निकाल सकते हो और वही चर का मान बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो यानी कि देखो रैखिक बहुपद के, आपका रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बड़ा आसान था। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बड़ा आसान था। रैखिक बहुपद को डायरेक्टली उठाकर, रैखिक बहुपद को डायरेक्टली उठाकर हम 0 के बराबर रखते थे तो उसका शून्यक निकलकर आ जाता था। लेकिन द्विघात बहुपद के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। द्विघात बहुपद के केस में या त्रिघात बहुपद के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघात बहुपद के केस में या त्रिघात बहुपद के केस में हमें पहले उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और उन गुणनखंडों को करने के बाद, उन गुणनखंडों को करने के बाद हम उन्हें 0 के बराबर रखकर वहां से चर का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करने की जो हमारी विधि है, ठीक है, हमारे पास दो विधियां हैं। द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने की हमारे पास दो विधियां हैं। कौन कौन सी दो विधि है, पहली है आपका मध्यपद विभाजन विधि और दूसरी है आपका गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से क्या है गुणनखंड करने का तरीका, कि भैया आपका यहां पर बताया गया था आपको कि x माइनस ए बहुपद का गुणनखंड होगा अगर पी ए बराबर हो 0 के। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड प्रमेय वाली विधि है ये पूरी की पूरी कुछ नहीं है, केवल और केवल तुक्का लगाना है। ठीक है, अभी बताऊंगा तुम्हें आगे चल के तो तुम्हें समझ में आएगा, अरे यार ये तो सिर्फ तुक्का लगाना है। ठीक है, दूसरी विधि जो है मध्यपद विभाजन विधि, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वो अच्छे से सीख लेना। अगर तुमने वो सीख ली, क्योंकि देखो वो चीज तुम्हारे काम आएगी आगे क्लास 10th में भी और क्लास 9th में भी काम आएगी। क्लास 10th के तो एटलीस्ट 2 चैप्टर में काम आएगी, सबसे पहला बहुपद वाले चैप्टर में ही, दूसरा द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में ही। तो जो मध्यपद विभाजन विधि है गुणनखंड करने की वो जरूर सीख लेना।
बाकी दूसरी वाली तो तुक्काबाजी है, ठीक है, जो तुम करने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, वो तो मुझे पता है कि तुम कर ही लोगे, तुम चीते हो, ठीक है। तो शुरू करा जाए कार्यक्रम। हाँ जी, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, मतलब गुणनखंड करके शून्यक निकालने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलो, तो पहले मुझे तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर अगर x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन ले लेते हैं हम, हमारा हाँ जी, तो k का मान होगा 4, k का मान होगा 3, k का मान होगा -3 या k का मान होगा इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, बताओ k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व करने के लिए दिया था होमवर्क में, तो जिन्होंने कर लिया होगा वो तो अब तक आंसर दे भी चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट में आंसर दिखना शुरू हो गया है। तो हमें पता है कि इस बहुपद को आपका px बहुपद अगर हम मान ले, जो कि हमें दिया हुआ है 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस k, तो हमें पता है कि हमारा x-1 गुणनखंड प्रमेय में हमने पढ़ा है, गुणनखंड प्रमेय में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि x-a px का गुणनखंड होगा अगर pa बराबर हो 0 के, ठीक है। तो आपका x-1 px का गुणनखंड होगा यदि आप यहां से x का मान निकालोगे, क्या आएगा, इसे उठाकर 0 के बराबर रखोगे तो यहां से x का मान क्या निकल कर आएगा, x का मान निकल कर आएगा 1। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका px का गुणनखंड होगा x-1 अगर p1 बराबर हो 0 के, क्योंकि x का मान 1 आ रहा है, तो p1 बराबर होगा 0 के, तो x-1 तुम्हारा काम कर सकता है, ठीक है। तो बस क्या करो, p1 का मान निकालो, उसे 0 के बराबर रख दो, तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा, तुम्हें यहां से k का मान मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ मेरे लल्लू लाल। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी, बताओ भाई, ए बी सी या फिर डी। हाँ भाई, आ गया क्या आंसर, देखो सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये तो x का मान 1 रख देंगे पूरे बहुपद में उठाकर, तो ये हो गया 4 गुणा 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा 1 की घात 2 माइनस 4 गुणा 1 प्लस k बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 1 हो गया, 4 एकम 4, 1 की घात 2 1 हो गया, 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। हाँ जी, +4 -4 0 हो गया, +4 -4 0 हो गया, 3 प्लस k बराबर आ गया 0 के, यहां से k का मान निकल कर आ गया -3। हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी, k का मान -3 आएगा, ठीक है। जिन्होंने कल की क्लास में सॉल्व कर दिया था उन्होंने आंसर दे भी दिया, 86% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रांजुल मेरे भाई, गलती से पेपर में गलती मत कर देना, ठीक है। सुमित भाई, सर गलती से बी लगा दिया, प्रांजुल कह रहा है गलती से ए लगा दिया। बेटा पेपर में गलती मत कराना, यहां तो नंबर नहीं कट रहे हैं, पेपर में नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। अंश पटेल, अनन्या नायक, आयुष, कुशल, प्रियांशु, फरहान, आकांक्षा, आदर्श, प्रिंस और अभय, बहुत बढ़िया भाई।
है ना। पेपर में नंबर मत कटा लेना, बाकी तो सब ठीक है। चलो यहां तो जो भी है मैं संभाल लूंगा। चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भैया बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था किसी भी बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं। बताया था लास्ट क्लास में किसी भी बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं। एक ऐसा बहुपद जो दूसरे बहुपद को भाग करने पर शेषफल 0 देता है, उसे बहुपद का गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा बहुपद जो कि भैया, आदर्श कुशवाहा कह रहा है सर x-1 गुणनखंड है तो 1 क्यों रखा। भाई बताया तो था, ये जो x-1 गुणनखंड है इसे जब तुम 0 के बराबर रखोगे तो यहां से जो x का मान आएगा निकलकर, ठीक है, उसे तुम उठाकर कहां रखोगे, उसे उठाकर बहुपद के अंदर रखोगे। जैसे x-1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 आएगा। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रमेय में क्या बोला गया था कि x-a px का गुणनखंड होगा अगर pa बराबर हो 0 के। तो अगर तुम इसे x-a से कंपेयर करोगे तो यहां से a का मान क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, a का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों में से कैसे भी समझ लो, दोनों में से कैसे भी समझ लो। ठीक है, अभिनव कह रहा है सर त्रिघात बहुपद का गुणनखंड भी पढ़ाएंगे। करा देंगे भाई, करा देंगे, करा देंगे, क्यों घबरा रहे हो, करा देंगे। आ जाओ आ जाओ, देखो भाई, चलो तो बहुपद के गुणनखंड शुरू करने जा रहा हूं अब मैं। तो हमारे पास द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने की दो विधियां हैं। पहला, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के आपके दो गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद के आपके दो गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद के आपके दो गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, और वो दो कैसे होंगे, दो रैखिक गुणनखंड होंगे। अब कैसे निकालेंगे उसकी हमारे पास दो विधि है। पहली है मध्यपद विभक्त विधि या विभाजन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं, जो हमारा बीच वाला पद होता है उसे तोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा गुणनखंड विधि। ये कंप्लीट तुक्केबाजी है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो भैया द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या, यहां से हमारे पास त्रिघात बहुपद जो आता है, त्रिघात बहुपद में भैया तुम्हें इन दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद में तुम्हें इन दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, गुणनखंड प्रमेय का भी और मध्यपद विभाजन विधि का भी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसी सेम क्वेश्चन को मैं दोनों ही तरीकों से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसे दोनों ही तरीकों से मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अवनी मैंने बोल दिया है कि डीपीपी के क्वेश्चन जो हैं वो आगे से ना आए। ठीक है, थोड़ा ज्यादा आगे से आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूं, मैंने वैसे बोल दिया है टीम को, बट फिर भी मैं एक बार आज दोबारा बोल देता हूं कि डीपीपी के क्वेश्चन जो हैं वो आगे से ना आए। हम्म चलो तो देखो, आ जाओ भाई। तो हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करके इसके शून्य के निकालने हैं। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले हम करेंगे मध्यपद विभाजन विधि की सहायता से। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे मध्यपद विभाजन विधि की सहायता से। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, मध्यपद विभक्त करके हम क्या करेंगे भैया, हमारा मध्यपद विभक्त करके हम निकालेंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, चलो जी कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 6x² प्लस के 17x
प्लस के 5। हम मान लेते हैं इस बहुपद को px, माना ये हमारा बहुपद है px। ठीक है मेरे लल्लू लाल, px बराबर हो गया 6x² प्लस के 17x प्लस 5। ठीक है मेरे लल्लू लाल, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस हल्का सा ध्यान रखो, सुनते हुए चलो। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, यहां पर तुम्हें अपने इस मध्य पद को तोड़ना है। सबसे पहले तो तुम्हें दिए गए बहुपद को चर की घात के घटते हुए क्रम में लिखना है। चर की घात के घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला पद आएगा, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद आएगा, उसके बाद उस सबसे छोटी घात वाला पद आएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको अपना मध्य पद को विभक्त करना है। अब मध्य पद को विभक्त करना कैसे है, आओ मैं बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने अचर पद की गुणा करोगे, ध्यान से सुनो, आप अपने अचर पद की गुणा करोगे x² के गुणांक से। ठीक है, अचर पद की गुणा करोगे x² के गुणांक से। सुनते जाओ अब, तो कितना आ रहा है भाई, 5 30। तुम्हें ये करके नहीं दिखाना है, ये मैं बस रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने अपने अचर पद की गुणा करी x² के गुणांक से, तो कितना आया, 5 30 आया। ठीक है, 5 30 आया। रसूल भाई क्या चीज समझ नहीं आई, अभी तो कुछ लिखा भी नहीं है, अभी तो सिंपल इतना ही लिखा है कि तुम्हें इस समीकरण को या इस बहुपद को गुणनखंड करने हैं। किससे, इसके गुणनखंड करने, और गुणनखंड करने की मैं तुम्हें मध्यपद विभाजन विधि समझा रहा हूं, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं था, है भाई। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो अचर पद है जिसमें कोई चर नहीं है उसकी गुणा करेंगे x² के गुणांक से। कितना आएगा, 5 30 आएगा। ठीक है, 30 आ गया। अब आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो आपके पास वही आए जो अचर पद और x² की गुणा करने पर आया है, यानी कि आपका 30 आए। और ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर आपके पास आपका मध्य पद आ जाए, और यहां पर मध्य पद क्या है, यहां पर मध्य पद है 17। ठीक है सर, दोनों से सेम आंसर आएगा, हाँ दोनों विधियों से सेजल बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये कैसे पता चलेगा कि कब ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद आए और कब ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें घटाने पर मध्य पद आए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, मध्य पद के बराबर वाला चिन्ह देख लो, अगर वो प्लस का है तो आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर तुम्हारे पास मध्य पद आए, और अगर वो माइनस का है तो तुम्हें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें घटाने पर तुम्हारे पास मध्य पद आए। अभी यहां पर क्या है, चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। अभी यहां पर चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। तो आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर आपका मध्य पद आए। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि भैया अगर आपको मध्य पद विभक्त विधि से क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले आप अचर पद की गुणा करोगे x² के गुणांक से, जो भी आएगा उसके बाद आप दो संख्याएं ढूंढोगे जिसकी गुणा करने पर तो वही आ रहा हो जो अचर पद और x² के गुणांक की गुणा करने पर आ रहा था। ठीक है, और जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर आपके पास आपका बीच वाला पद आ रहा हो। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कब जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए, कब घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो भैया मध्य पद के बराबर वाला चिन्ह देख लो, अगर वो प्लस का है तो जोड़ने पर बीच वाला प्लस आना चाहिए, और अगर वो माइनस का है तो घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। अब देख लो भाई, आपका यहां पर अचर पद की गुणा आपने x² के गुणांक से करी तो 30 आ गया, 5 30। तो आपको दो ऐसी संख्याएं चाहिए, मध्य पद के बराबर में प्लस का चिन्ह है, तो आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 30 आए और जिन्हें जोड़ने पर आपके पास मध्य पद आ जाए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं आपका 15 और 2। 15 और 2, 15 गुणा 2 30 होता है, 15 प्लस 2 17 होता है। तो दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 30 और जिन्हें जोड़ने पर आपके पास 17 आता है, उसे हम कहते हैं क्या भैया, वो आपका मध्य पद विभक्त हो जाएगा।
कर दो बस अब अपने मध्य पद को विभक्त, तो आपके पास आ जाएगा पी एक्स बराबर 6x² प्लस 17 को हम तोड़ के लिख देंगे क्या, 15 + 2 गुणा x + 5। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा पी एक्स 6x² प्लस x के अंदर गुणा करेंगे, x की गुणा 15 में करेंगे 15x हो गया, x की गुणा 2 में करेंगे 2x हो गया प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है। तो एक तो x कॉमन आ रहा है, दोनों जगह पर x है तो x कॉमन आ रहा है, और दूसरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों में से 3 भी कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, तो ये भी क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है 3 और x कॉमन आ सकता है, तो मैं 3x कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, आप जो भी चीज कॉमन ले रहे हो, ठीक है, और जिसमें से भी कॉमन ले रहे हो उससे भाग कर दो। ठीक है, जैसे कि आपका 6x² और 15x में से आप 3x कॉमन ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप 6x² प्लस 15x को आप क्या करोगे, 3x से भाग कर दोगे, दोनों को 3x से भाग कर दो। ये होता है कॉमन लेने का मतलब। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास आएगा 3x ब्रैकेट के अंदर 3 दूनी 6, x से x की एक घात कट गई तो यहां पर बचा 2x, और 3 पंजे 15, x से x कट गया, यहां पर बचा आपका 5 एकम 5। समझ रहे हो, तो 6x² और 15x में से जब तुम 3x कॉमन लोगे, जब तुम 3x कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तो तुमने 6x² में से 3x कॉमन लिया, तुमने 6x² में से 3x कॉमन लिया तो तुम्हारे पास बचा 2x, और तुमने 15x में से 3x कॉमन लिया तो तुम्हारे पास बचा 5। एक बालक का डाउट आया कि सर 3x ही कॉमन क्यों लेंगे। ठीक है, हाँ बेटा श्रेया, ये क्लास 10th में 2 चैप्टर में है और दोनों चैप्टर में बिल्कुल मेन टॉपिक है। ये क्लास 10th के 2 चैप्टर में है और दोनों चैप्टर में बिल्कुल मेन टॉपिक है। ठीक है, आपका ये एक तो द्विघात बहुपद क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है बहुपद, ठीक है, उसमें भी है, और क्लास 10th का चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा, और दोनों ही उसमें मेन टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो अब यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने 3x कॉमन लिया। एक बच्चे का डाउट आया था 3x ही क्यों कॉमन लेंगे, मैं 2x भी तो ले सकता था। लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर तुम 2x कॉमन लोगे तो क्या 2 15x को पूरी तरीके से काट सकता है? तुम खुद सोचो, क्या 2x 15x को पूरी तरीके से काट सकता है? नहीं काट सकता। ठीक है, तुम्हें एक ऐसी चीज लेनी है जो कि दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे। ठीक है, तो भैया 3x मुझे दिख रहा था साफ साफ, जो कि दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से काट रहा था, इसीलिए मैंने 3x कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां से ऐसा कॉमन आपको क्या करना है, आपको बाकी के दोनों संख्याओं में से, या मैं बोलूं बाकी के दोनों पदों में से आपको ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि आपके पास यही बन जाए। ठीक है, तो अब तुम कहोगे सर यहां तो पहले से ही 2x + 5 है और यहां पे भी 2x + 5 है, तो इसमें से क्या कॉमन लूं मैं, इसमें से क्या कॉमन लूं मैं, यहां से भी 2x + 5 है, यहां पर भी 2x + 5 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लूं। तो जब सेम ही चीज है तो क्या कॉमन लेंगे, जब सेम ही चीज है तो आपको कुछ कॉमन नहीं लेना, खाली 1 कॉमन लेना है। 1 कॉमन लेने का मतलब क्या है, आपने 2x में से 1 कॉमन लिया तो यानी कि 2x को 1 से भाग कर दिया, और 5 में से भी 1 कॉमन लिया तो यानी कि 5 को भी 1 से भाग कर दिया, तो आपके पास क्या आया, आपके पास 2x + 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें कुछ नहीं बदलना होता, जब हमें सेम चीज चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 2x में से एक कॉमन लिया, 2x बचा, 5 में से एक कॉमन लिया, 5 बचा। अब देखो भाई, अब देखो दोनों जगह पर 2x + 5 आ रहा है, दोनों जगह पर 2x + 5 आ रहा है, तो दोनों में से 2x + 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2x + 5 कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास आ गया px बराबर
2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, दोनों में से 2x प्लस 5 कॉमन लिया, यहां से 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? 3x बचेगा, ठीक है। और यहां से 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और भैया ये क्या हो गया? ये तुम्हारा एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकल कर आ गए। तुम्हारा जो द्विघात बहुपद था कौन सा? तुम्हारा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, उसके दो गुणनखंड ये निकल कर आ गए 2x प्लस 5 गुणा 3x प्लस 1, ये रहा, ठीक है। ये आपके दोनों गुणनखंड हो गए, बस इतना ही है, बस इतना ही है। अब तुम्हें पता है कि भैया शून्य कैसे निकालते हैं? तुम जानते हो शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य निकालने का सिंपल तरीका होता है, अगर तुम्हारे पास गुणनखंड आ गए हैं, अगर तुम्हारे पास गुणनखंड आ गए हैं तो तुम गुणनखंडों को उठाकर 0 के बराबर कर दो, ठीक है। तुम्हारे पास ऑलरेडी गुणनखंड आ चुके हैं 2x प्लस 5 गुणा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो तुम क्या करोगे? गुणनखंडों को उठाकर 0 के बराबर कर दोगे, तो 2x प्लस 5 बराबर 0 से हमें यहां से x का मान मिलेगा, प्लस का 5 इधर जाकर माइनस 5 हो जाएगा, और 2 जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 5/2, ठीक है, माइनस 5/2। और इधर आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3 इधर भाग में चला जाएगा, तो x का मान आ गया -1/3। ये हमारे बहुपद के गुणनखंड हो गए और ये बहुपद के शून्यक हो गए, ठीक है। ये बहुपद के गुणनखंड है और ये बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप क्या करो, आप जो गुणनखंड आपके पास निकल कर आते हैं उन्हें उठाकर 0 के बराबर रख दो, ठीक है। जो गुणनखंड तुम्हारे पास निकल कर आए हैं बहुपद के, उन्हें उठाकर 0 के बराबर रख दो। जो चर का मान निकल कर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? वही तुम्हारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? सपना चिंता मत करो, अभी एक और एग्जांपल दूंगा, बेटा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कोई फैक्टर नहीं होते। पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण की है, ठीक है, वो फैक्टर करने के लिए नहीं है, वो सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पूर्ण वर्ग वाले सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, पूर्ण वर्ग विधि कोई नहीं है जिससे तुम फैक्टर करते हो। पूर्ण वर्ग वाले सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, वो कोई विधि नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से तो बाद में करेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है किसकी सहायता से? मध्यपद विभाजन विधि की सहायता से, ठीक है, मध्यपद विभाजन विधि की सहायता से। आ जाओ भाई, तुम्हें दिया हुआ है मध्यपद विभक्त करके तुम्हें क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है, मध्यपद विभक्त करके इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। बेटा यही प्रॉपर वे है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, यही प्रॉपर वे है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आ जाओ भाई, देखो, तो हम मान लेते हैं हमारा ये जो बहुपद है ये हमारा क्या है? ये बहुपद है हमारा पी वाई, माना ये बराबर है पी वाई के, पी वाई बराबर है वाई स्क्वायर -5y प्लस 6 के। तो भैया इसके गुणनखंड करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे करेंगे?
सबसे पहले मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, अचर पद की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। यहां पर x की जगह पर y है तो अचर पद की गुणा करेंगे y स्क्वायर के गुणांक से। यहां पर y स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है, y स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अचर पद की गुणा करेंगे y स्क्वायर के गुणांक से, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, मध्य पद के बराबर में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो यानी कि आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो क्या है, जिनकी गुणा करने पर तो 6 आए और जिन्हें जोड़ने पर आपके पास आपका मध्य पद 5 आ जाए। हां जी, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर तो 6 आए और जिन्हें आपका जोड़ने पर 5 आए। बेटा कमेंट करने की जगह अगर जो मैं बता रहा हूं उसे सुन लोगे तो चीजें ज्यादा आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कमेंट पे फोकस रखोगे और जो मैं बोल रहा हूं उसे नहीं सुनोगे तो कहां से समझ में आएंगी। कॉपी में लिखोगे, सॉल्व करोगे तब तो समझ आएगी, लेकिन तुम तो कमेंट करने में लगे पड़े हो, तो कॉपी में कैसे लिख रहे होगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। जिन्हें समझ में आ रहा है वो कमेंट करते हैं, उनका सेंस समझ में आता है, चलो कि भाई समझ में आ गया इसलिए वो कमेंट कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम समझने पे फोकस करो ना, कमेंट करने पे क्यों फोकस कर रहे हो। समझो तो इस बात को। चलो, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अचर पद की गुणा करेंगे वाई स्क्वायर के गुणांक से। वाई स्क्वायर की गुणा में यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अचर पद की गुणा करी 1 से, 6 कम 6 आ गया। अब इसके बाद आप देख रहे हो मध्य पद के बराबर में प्लस का चिन्ह है, तो आपको दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर 6 और जिन्हें जोड़ने पर 5 आए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती है जिनकी गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आए, वो है 3 और 2। 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, हो गया हमारा मध्य पद विभक्त। ठीक है, अब यहां पर हम 5 को क्या लिख देंगे, 5 को लिख देंगे 3 + 2। देखो भाई, आपका पी वाई बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 को हमने लिख दिया कितना, 5 को हमने लिख दिया हमारा 3 + 2 गुणा वाई प्लस 6। ठीक है, तो अपने पास आ गया पी वाई बराबर वाई स्क्वायर, माइनस की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, -3 की गुणा वाई में करेंगे माइनस के 3 वाई हो गया। ठीक है, माइनस की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 की गुणा वाई में करेंगे तो माइनस के 2 वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में केवल y है। ठीक है, दोनों में केवल y है तो y दोनों में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे, तो पी वाई बराबर हो गया, y कॉमन लिया, y स्क्वायर में से y कॉमन लिया, यानी कि y स्क्वायर को y से भाग दे दिया। ठीक है बेटा, हमने क्या बोला है, मैंने क्या बोला कि तुम्हें यह देखना है कि कब दो संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद आ रहा है। ठीक है, तुम 6 एकम 6 कर लोगे, 6 - 1 5 भी हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला था कि मध्य पद के बराबर में प्लस का चिन्ह जरूर देख लेना कि यहां पर प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है तो आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर तुम्हारे पास मध्य पद आए। ठीक है, माइनस का चिन्ह होता तब तुम 6 - 1 ले लेते, काम हो जाता। ठीक है, चलो अब बताओ जरा, सॉल्व करेंगे, दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे, यहां से y कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर में से y कॉमन लेंगे, y बचेगा, -3y में से y कॉमन लेंगे तो -3 बचेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं दोबारा से करके कैसे कॉमन लेते हैं। y कॉमन लिया मैंने किस में से, y स्क्वायर और -3y में से। इसका मतलब क्या है कि जो चीज मैंने कॉमन लिया उससे मैं भाग कर दूंगा, तो मैंने y स्क्वायर को भी भाग कर दिया और 3y को भी भाग कर दिया, y से y कट गया, y से y कट गया, यहां पर हमारे पास क्या बचा, यहां पर हमारे पास बचा y गुणा y स्क्वायर से y कट गया तो y बचा और यहां पर बचा -3। समझ रहे हो, तो y स्क्वायर -3y में से जब y कॉमन लिया तो आपके पास y -3 बचा। ये जो हम करते हैं रफ में करते हैं, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि ये चीज हमें दिमाग में करनी होती है। ठीक, अब यहां से ऐसा क्या कॉमन ले, यहां से ऐसा क्या कॉमन ले, 2y + 6 में से ऐसा क्या कॉमन ले कि हमारे पास y -3 बन जाए। ठीक है, यहां से ऐसा क्या कॉमन ले, तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, देखो भाई, तुमने 2 कॉमन लिया कहां से, -2y और 6 में से तुमने 2 कॉमन लिया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 × 3 = 6, तो हमारे पास आएगा -y
प्लस 3, माइनस वाई प्लस 3 निकल कर आएगा अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y माइनस 3, यानी कि मुझे चिन्ह भी उल्टा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चिन्ह भी उल्टा चाहिए। ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास माइनस वाई प्लस 3 आ रहा है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, y माइनस 3 चाहिए। तो मैं क्या कॉमन लूंगा, मैं 2 कॉमन नहीं लूंगा, तो क्या कॉमन लूंगा, मैं माइनस के 2 कॉमन लूंगा। जब आपको चिन्ह पलटना होता है तो आप माइनस भी कॉमन ले लेते हो, आपको जब चिन्ह पलटना होता है तो आप माइनस भी कॉमन ले लेते हो। तो मैं जैसे ही यहां पर माइनस के 2 कॉमन लूंगा, यानी कि मैं माइनस 2 से भाग करूंगा, इसे भी माइनस 2 से भाग करूंगा, माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस का y हो गया, और यहां पर आपका ये हो जाएगा कितना, 3 बटे माइनस के 1, 3 बटे माइनस 1 यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो आपका माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहां से माइनस के 2 कॉमन लोगे तो आपके पास माइनस 2y में से माइनस 2 कॉमन लिया, y बचा, और प्लस 6 में से माइनस 2 कॉमन लिया, आपका माइनस के 3 बचा। ठीक है, अब दोनों जगह पर y माइनस 3 हो गया, दोनों में से y माइनस 3 कॉमन ले लो, पी वाई बराबर, दोनों में से y माइनस 3 कॉमन आएगा, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा y, और यहां पर बचा माइनस के 2। हाँ जी, तो ये तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के गुणनखंड हो गए। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के आपके जो गुणनखंड है वो ये निकल कर आ गए, ये रहे। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अगर शून्यक निकालने हो तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि पी वाई को उठाकर रखेंगे 0 के बराबर। आपका पी वाई है y माइनस 3 गुणा y माइनस 2 बराबर 0। आपके पास दोनों गुणनखंड है, आप एक एक गुणनखंड को उठाकर 0 के बराबर रख दो। ठीक है, आपका y माइनस 3 बराबर रखो 0 के, y का मान आ जाएगा कितना, प्लस का 3, और दूसरा आप y माइनस 2 को उठाकर रखो 0 के बराबर, y का मान आ जाएगा प्लस का 2। तो इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक 3 और एक 2, यानी कि आप y बराबर 3 रखोगे बहुपद में तो भी चर का मान आपका क्या आएगा, तो भी चर का मान आपका कितना आएगा, 0 आएगा, तो भी सॉरी बहुपद का मान 0 आएगा। आप y बराबर 2 रखोगे बहुपद में तो भी बहुपद का मान 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात, जल्दी से बताओ। हाँ जी, चलो फैजान भाई रुक जा, करनी का सवाल अभी पहले ये तो समझ ले, करनी का सवाल भी करा दूंगा, रुक जा रुक जा, सारे सवाल कराऊंगा, बैठ जा, हल्का हाथ रखा कर। ठीक है, चलो हाँ जी, तो मध्यपद विधि तो समझ में आ गई, मध्यपद विधि तो समझ में आ गई। गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि पर भी आ जाते हैं, आ जाओ भाई। ठीक है, गुणनखंड विधि की सहायता से गुणनखंड कैसे होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आ जाओ भाई। तो इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। पहले आंसर दोनों से सेम ही आना है, ठीक है, आंसर में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हाँ जी, तो मध्यपद विधि तो हमने कर लिया, अभी और भी क्वेश्चन में करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन में करेंगे, बट अब शुरू करते हैं हम गुणनखंड विधि से। ठीक है, कि गुणनखंड करने की गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कैसे आप गुणनखंड करते हो, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आप कैसे गुणनखंड करते हो। भाई कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है,
आ जाओ भाई, आपको बहुपद दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पी वाई है, माना पी वाई बराबर है आपका वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम होगा, आपका सबसे पहला काम होगा, आपका सबसे पहला काम होगा क्या, कि आप सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाला पद है इसे अकेला करोगे। ठीक है, जैसे कि ये वाई स्क्वायर वाला पद है, इसे अकेला करना है, तो यहां पर ये पहले से ही अकेला है, अगले क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। ठीक है, यहां पर ये पहले से ही अकेला है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये पहले से ही अकेला है, ठीक है, अगर ये पहले से ही अकेला है, तो उसके बाद तुम अपना अचर पद उठाओगे और अचर पद के गुणनखंड लिखोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, या तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले पद को अकेला करना है। ठीक है, अगर वो पहले से ही अकेला है तो जो तुम्हारा अचर पद है तुम उसे उठाओगे और उसके गुणनखंड लिखोगे। ठीक है, तो जरा मुझे 6 के गुणनखंड बताओ, ऐसी संख्याएं जिससे 6 पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है। तो देखो भाई, जब मैं यहां पर 6 के गुणनखंड लिखूंगा, तो इसमें प्लस वाली संख्या भी लिखी जाएंगी और माइनस वाली संख्या भी लिखी जाएंगी। ठीक है, आपका प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस आपका 3 प्लस माइनस 2, ये सब आपके क्या होंगे, ये सब आपके क्या होंगे भाई, 6 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके ये इस बहुपद में रखकर देखने हैं। आपने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा था कि आपका अगर आपका पी ए बराबर हो 0 के, मतलब सॉरी, अगर आपका पी ए बराबर हो 0 के, तो x माइनस ए जो है वो पी एक्स का गुणनखंड होता है। ठीक है, बस यही है। तो अब आप क्या करोगे, आपने जो ये अचर पद के गुणनखंड लिखे हैं, इन्हें एक एक करके तुम बहुपद के अंदर रखकर देखोगे। जिस पर ये 0 हो जाएगा, जिस पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, वही बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड आप बना दोगे। ठीक है, बिल्कुल हिट एंड ट्राई मेथड है। जैसे कि सबसे पहले y बराबर 1 रख लेता हूं मैं, y बराबर 1 पर, y बराबर 1 पर क्या आएगा भाई, आपका P1 बराबर होगा 0 के, सॉरी P1 बराबर किसके होगा, आपका 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 प्लस 6, तो P1 आ जाएगा तुम्हारा 1 की घात 2 1 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 प्लस 6, तो 6 और 1 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 आ रहा है आपका 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपका P1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां पर तो गुणनखंड नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर तो गुणनखंड नहीं मिलेगा। आगे चलो भाई, और कुछ रखकर देखो, y बराबर में -1 भी रखकर देख लेता हूं भाई। कंप्लीट हिट एंड ट्राई मेथड है, आपको एक एक करके सब रखकर देखने पड़ेंगे। कंप्लीट हिट एंड ट्राई मेथड है। रखो y बराबर -1 रखो, तो ये हो जाएगा P -1 बराबर किसके, -1 की घात 2, ठीक है, -5 गुणा -1 प्लस 6, तो -1 की घात 2 करेंगे कितना हो जाएगा, -1 की घात 2 हो जाएगा प्लस 1, -5 गुणा -1 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 प्लस 6, तो 5 और 1 6 और 6 12, हाँ जी, तो P -1 का मान भी 12 निकल कर आ रहा है, ये भी 0 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहां से भी हमें गुणनखंड नहीं मिल रहा, यहां से भी हमें गुणनखंड नहीं मिल रहा। अभिनव शुक्ला कह रहा है सर कब तक रखेंगे ऐसे, जब तक बेटा हमें किसी y के किसी मान पर बहुपद का मान 0 नहीं मिल जाता। ठीक है सर, ऐसे तो टाइम लगेगा, हाँ सही चल, ऐसे टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने बोला था कि मध्य पद विभक्त विधि को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि गुणनखंड विधि में बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, और इसे तुम एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए अगर तुम्हें एग्जाम में दिया ना हो कि भैया क्वेश्चन को गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ही हल करो। ठीक है,
और वो एग्जाम में देता भी नहीं है, उसे पता है कि भाई इसमें टाइम जाता है, इसीलिए वो डायरेक्ट बोलता है कि भैया दिए गए प्रश्न के गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करने के लिए तुम क्या करो, सीधा अपना मध्यपद विभक्त विधि का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब रखकर देखते हैं भाई, करना तो है ही, हमें तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम तुम्हें बताने का, मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, y बराबर 2 रखते हैं, चलो y बराबर 2 पर रखो भाई, y बराबर 2। y बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा P2 बराबर आपका 2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6। तो P2 बराबर आ गया 2 की घात 2 हो गया 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6। तो 6 4 कितना हो गया, P2 बराबर हो गया 6 4 10 माइनस 10। तो फाइनली 10 माइनस 10 आ गया 0। तो y बराबर 2 पर आपका क्या आ रहा है, y बराबर 2 पर आपका बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो यानी कि y बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब आप देखो, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे y बराबर 2 पर P2 बराबर है 0 के, अतः इस 2 को उठाकर इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा। 2 को उठाकर इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा। अतः y माइनस 2 py का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो भैया, द्विघात बहुपद के होते हैं, द्विघात बहुपद के होते हैं भैया कितने गुणनखंड, द्विघात बहुपद के होते हैं 2 गुणनखंड। अभी तुमने खाली एक निकाला है, दूसरा भी निकालो, दूसरा भी निकालो। और कैसे निकलेंगे, ऐसे ही निकलेंगे, सेम प्रोसेस से। तुमने y बराबर 2 रखकर देखा, उस पे बहुपद का मान 0 आ गया। y बराबर माइनस 2 रखकर देख लेते हैं, क्या आएगा भाई। y बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 2 बराबर माइनस 2 की घात 2 माइनस 5 गुणा माइनस 2 प्लस 6। तो p माइनस 2 बराबर आ गया, माइनस 2 की घात 2 हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6। तो 6 4 10 और 10 20। तो माइनस 2 पर आपका जो बहुपद का मान आ रहा है वो आ रहा है 20, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर भी हमें क्या नहीं मिलेगा, यहां पर भी हमें कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और चेक करो भाई किस पर आएगा, y बराबर 3 पर चेक करते हैं, आ जाओ। तो ये होगा आपका P3 बराबर आपका आ गया कितना, ये आ गया आपका 3 की घात 2 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6। तो P3 बराबर आ गया 3 की घात 2 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस 6। तो P3 बराबर आ गया 9 और 6 हो गया 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 निकल कर आ गया 0। तो भैया हमें y बराबर 3 पर भी बहुपद का मान 0 मिल रहा है, हमें y बराबर 3 पर भी बहुपद का मान 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां से भी हम वही सेम चीज लिखेंगे कि भैया क्योंकि y बराबर 3 पर P3 जो है वो 0 के बराबर है, अतः इस 3 को उठाकर इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा आपका, y माइनस 3 आ जाएगा। अतः y माइनस 3 py का एक गुणनखंड होगा। द्विघात बहुपद के मैंने बताया था 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ जी, द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड हमारे सामने आ गए हैं। तुम सीधा सीधा यहां पर उठाकर अपना द्विघात बहुपद लिख सकते हो, py बराबर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, जो कि आपका बराबर आ गया y माइनस 3 गुणा y माइनस 2 के। 2 गुणनखंड है, एक तो y माइनस 3 है और दूसरा y माइनस 2 है। हाँ जी, तो ये तुम्हारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए, ये तुम्हारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। ठीक है, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दो,
इन गुणनखंडों को जीरो के बराबर रख दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा, किसका, शून्यक निकल कर आ जाएंगे। ठीक है सर, -3 क्यों? बेटा मैंने बताया ना, तुम जब 3 को उठाकर इधर लेकर जाओगे तो y -3 आएगा, वो गुणनखंड होगा। y बराबर 3 तो शून्यक है, क्योंकि y बराबर 3 पर तुम्हारे बहुपद का मान 0 हो गया, इसका मतलब y बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। तुम इस 3 को उठाकर इधर ले आओगे तो ये y -3 हो जाएगा, वो तुम्हारा गुणनखंड होगा। ठीक है, वो तुम्हारा गुणनखंड होगा। ये है भाई तुम्हारी दूसरी विधि, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम डायरेक्टली कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं हमारा मध्यपद विभक्त विधि का। ठीक है, हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं मध्यपद विभक्त विधि का। ठीक है, आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को भी मध्यपद इससे कराता हूं तुम्हें सॉल्व, गुणनखंड विधि से। तुम और रोने लगोगे अब, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम और रोने लगोगे अब। मध्यपद विभक्त विधि से जब इसे सॉल्व करेंगे तुम और रोगे। आ जाओ, देखो, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गुणनखंड विधि से तो ऑलरेडी सॉल्व करा ही दिया है मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन। मध्यपद विभक्त विधि से करते हैं। मान लेते हैं, माना px बराबर है 6x² प्लस 17x प्लस 5 के। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम अपना ये जो x² वाला पद है इसे अकेला करोगे। कैसे अकेला कर सकते हैं, यहां पर 6 है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 6 से भाग कर दूं, अगर मैं इसे 6 से भाग कर दूं तो ये अकेला हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं इसके लिए इसमें से 6 कॉमन ले लूंगा। 6 कॉमन ले लो, x², 6x² में से 6 कॉमन लिया तो x² बचा। 17x में से 6 कॉमन लोगे तो ये कट तो सकता नहीं। ठीक है, ये कट तो सकता नहीं, तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे, 17x को 6 से भाग कर दोगे। ठीक है, और 5 में से 6 कॉमन लिया तो ये भी नहीं कटेगा, तुम 5 को भी 6 से डायरेक्ट भाग कर दोगे। ठीक है, 6x² में से 6 कॉमन लिया तो मतलब तुमने 6x² को 6 से भाग कर दिया, x² बचा। ठीक है, अब ये तुम्हारा जो x² वाला पद था ये अकेला हो गया। अकेला हो गया, अकेला होते ही तुम क्या करोगे, अकेला होते ही तुम क्या करोगे, इसके अपना अचर पद उठाओगे और उसके गुणनखंड ढूंढोगे। अचर पद है 5/6, 5/6 के गुणनखंड ढूंढो भाई। आ जाओ, 5/6 के गुणनखंड। तो देखो, ये हो सकता है तुम्हारा +-1 +-5/6। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा +-1/3 +-1/2, सॉरी 5/2, +-5/2 प्लस तुम्हारा 1/2 और +-5/3। ठीक है, तो ये तुम्हारे गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे गुणनखंड हो सकते हैं। शिवांशी बेटा, जब तक करोगे नहीं कैसे समझ में आ जाएगा, एक बात बताओ, मैं यहां पर सबको सेम ही चीज करा रहा हूं। ठीक है, आधों को समझ में आ रहा है, आधे तुम कह रहे हो, आधों से भी थोड़े से कम बालक है जो कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। या तो मुझे रीजन दो कि क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब बालक लिख रहे हैं सर ये तो बहुत हार्ड है। बेटा बिना करे थोड़ी ना हो जाएगा, बिना करे थोड़ी ना हो जाएगा। अभी तो तुम 9th में हो, 10th इजी है, चलो समझ लिया मैंने। 11th में क्या होगा फिर, अभिनव भाई कॉमन लेना सिखाया तो था पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले कॉमन लेना ही सिखाया था। चलो आ जाओ, देखो भाई, तो अब हमें गुणनखंड मिल गए, एक एक करके हम इसमें मान रखेंगे, चेक करेंगे जीरो बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, एक एक करके हम मान रखेंगे, चेक करेंगे जीरो बन रहा है नहीं बन रहा। आओ भाई, देखो, सबसे पहले आपका y बराबर किस पर, y बराबर 1 पर, y बराबर 1 पर, तो ये होगा सॉरी x बराबर 1 पर, ये तो px है ना, x बराबर 1 पर,
तुम्हारे पास आएगा P1 बराबर 6, अंदर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 17, x की जगह पर कितना आ जाएगा 1/6 और प्लस 5/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 बराबर 6 के अंदर गुणा कर दो, 1 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 17 एकम 17 प्लस 5, तो कितना हो गया 6 5 11 और 17 28। P1 का मान आ रहा है भाई 28, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहां से तो हमें आंसर मिलने से रहा। ठीक है, यहां से तो हमें आंसर मिलने से रहा। ठीक है, और चेक करो भाई, और चेक करो और क्या हो सकता है। ठीक है, मैं ले लेता हूं तुम्हारा 1/3। हाँ जी, 1/3 ले लेता हूं मैं। x बराबर -1/3 पर चेक कर रहा हूं भाई। ठीक है, हिट एंड ट्राई है, कंप्लीट हिट एंड ट्राई है, कंप्लीट हिट एंड ट्राई है। ठीक है, कंप्लीट हिट एंड ट्राई है ये। ठीक है, रखेंगे भाई x बराबर -1/3, तो ये आएगा आपका p -1/3 बराबर 6 गुणा -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17 गुणा -1/3 बटे में 6। ठीक है, प्लस 5/6। तो 6 के अंदर गुणा करेंगे, 6 से 6 तो कट ही जाएगा। यहां पर हमारे पास आएगा 6 गुणा माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करा 1 और 3 का स्क्वायर करा 9। ठीक है, प्लस 6 की गुणा इसमें करेंगे 6 से 6 कट जाएगा। 17 की गुणा -1/3 में करी तो -17/3 और प्लस के 5, क्योंकि 6 के अंदर गुणा 5/6 में करेंगे 6 से 6 कट जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारे पास P -1/3 का मान आ गया कितना, ये आ गया हमारा 2/3 -17/3 प्लस 5। तो P -1/3 का मान निकल कर आ गया कितना, एलसीएम लेंगे आ जाएगा 3, ऊपर आ गया 2 -17, और यहां पर 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 1 है कुछ नहीं है, 3 बनाने के लिए यहां पर भी 3 से गुणा होगी, ऊपर भी 3 से गुणा होगी, तो 3 पंजे 15, 15 और 2 कितना हो गया 17 -17 बटे में 3, 17 -17 कितना हो गया, 17 -17 हो गया आपका 0 बटे में 3, 0/3 यानी कि P -1/3 बराबर आ गया 0 के। तो इसका मतलब आपका x बराबर -1/3 पर, x बराबर -1/3 पर आपके बहुपद का जो मान है वो क्या निकल कर आ रहा है, वो 0 निकल कर आ रहा है। तो यानी कि तुम यहां से सीधा सीधा लिखोगे क्या कि x बराबर -1/3 पर P -1/3 बराबर है 0 के, आते हैं तुम इस -1/3 को उठाकर इधर ले जाओ, तो यहां से आ जाएगा आपका x माइनस का 1/3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1/3 क्या है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब तुम चाहो दूसरा गुणनखंड जो निकालना है वो तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, दूसरा गुणनखंड इनमें से एक एक करके तुम मान रखोगे, इनमें से एक एक करके तुम मान रखोगे तो तुम्हारे पास दूसरा गुणनखंड भी आ जाएगा। मैं हिंट दे देता हूं, दूसरा गुणनखंड तुम्हारा कौन सा होगा, दूसरा गुणनखंड होगा तुम्हारा, कहां गया, हाँ 5/2 और -5/2, इन दोनों में से कोई एक है। 5/2 या -5/2, इन दोनों में से कोई एक है। सेजल मैं तो कह रहा हूं ना, पूरा तुक्का लगाने वाली ट्रिक है ये, कि इनमें से कोई सा भी दो मान जो है, इन सारे मानों में से कोई से भी दो मान जो है वो बहुपद के, उन पर बहुपद का मान 0 हो सकता है और वहां से तुम्हें गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट तुक्का लगाने वाली ट्रिक है, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि तुक्का लगाने वाली बात है भाई। चलो जी, तो अब आज की क्लास में एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं।
ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कराऊंगा तो तुम्हारा सर घूम जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कराऊंगा मैं। ये कुछ बच्चों के सिलेबस में है, कुछ के में नहीं है। ठीक है, तो जिनके में नहीं है कोई बात नहीं, जिनके में है वो देख लेना। ठीक है, और उसके बाद हम बहुपद के गुणनखंड के कुछ सूत्र देखेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक सूत्र है। ठीक, और इन सूत्रों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अब घर पे बैठ के दोनों विधियों की सहायता से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मध्यपद विधि को अपना मध्यपद विभक्त विधि को अच्छे से कर लो। ठीक है, वो बहुत काम आएगी, वो बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर कर लेना। ठीक है, मध्यपद विभक्त विधि को अच्छे से कर लोगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि 5/6 इन सब संख्याओं को, मतलब ये जो सारी संख्याएं हैं, ये 5/6 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। तो इसीलिए हिंदी मीडियम से डॉक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं भैया। अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी बोर्ड वाला 9th एंड 10th चैनल पर अभी सेशन गया था कुछ टाइम पहले कि भैया हिंदी मीडियम वाले बालक भी जो है वो भी भाई डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं आराम से हिंदी मीडियम से ही। ठीक है, तो तुम्हें तैयारी अगर करनी है तो तुम कर सकते हो, अब तो कंटेंट भी अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पर हम बहुपद का लास्ट लेक्चर देखेंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय। और हाँ, तुम जो कह रहे हो तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे, मैंने देख लिया है, चेक करवाता हूँ मैं, दिखाता हूँ कि क्या सीन है, क्यों नहीं हो रहे हैं डाउट क्लियर। ठीक है, बाकी मिलते हैं सीधा अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो।